तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समय हो चला है और फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं विज्ञान यानी कि साइंस के मॉडल पेपर को लेकर के। और आज हम आपको साइंस के 7वें नंबर मॉडल सेट संख्या को बताएंगे। इसके पहले हम आपको 6 मॉडल सेट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज हम लोग 7वें मॉडल सेट को देखेंगे, जिसमें कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित हैं और सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह क्लास डेली शाम में 6:30 बजे चलता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आप सभी लोग नीचे लाइव चैट में एक्टिव हो जाइए। लाइव चैट में आप सारे लोग जुड़ जाइए और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग साथ साथ बताते चलिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं जानते हैं, साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन का आंसर हम भी बताते चलेंगे। तो कुल यहाँ 40 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 40 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है। आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम इस सेट में 40 क्वेश्चन ही कराने वाले हैं। तो लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। यानी कि खतरा का जो संकेत होता है वह कौन से रंग से संकेत किया जाता है, कौन से रंग से इंडिकेट किया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि खतरे का संकेत लाल रंग का होता है, इसलिए दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहा जाता है। बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को 1 वाट कहा जाता है। तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। देखिए 2 प्रकार के ध्रुव होते हैं, सजातीय ध्रुव और दूसरा होता है विजातीय ध्रुव। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सजातीय ध्रुवों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है क्या आकर्षण होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सजातीय ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। यानी कि अगर दोनों प्लस प्लस रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, यानी कि दोनों माइनस माइनस रहेगा उसमें भी प्रतिकर्षण होगा। और यदि एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो उसमें आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है यानी कि दूर हटता है, और यदि विजातीय ध्रुव रहता है, अलग अलग रहता है, प्लस माइनस रहता है, तो उसमें आकर्षण होता है यानी कि सटता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हम आपको बताए हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 5वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। हम आपको बताए थे भी कि एसआई मात्रक वाले सारे क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो ध्यान रखिएगा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किए थे। 8 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तो कौन सा दर्पण होगा। बताइए 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, वो बस समतल दर्पण होगा। 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर है तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर। ठीक है, 1 किलोवाट 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट पर दिष्ट धारा होता है कि प्रत्यावर्ती धारा होता है। पहले तो आपको बताना है कि जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट होता है, और उसके बाद बताना है कि दिष्ट होता है कि प्रत्यावर्ती होता है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि जो हमारे घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वह 220 वोल्ट होता है और प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक है, कैसा होता है, प्रत्यावर्ती धारा।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा 11 का सी नंबर ऑप्शन होगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है कि आधी होती है कि बराबर होती है कि चौथाई होती है। 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम आपको बताए हैं कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, नेत्र लेंस की यदि फोकस दूरी कम हो जाती है तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष की दूर दृष्टि दोष की जरा दृष्टि दोष। 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा यदि फोकस दूरी कम हो जाती है तो इससे निकट दृष्टि दोष होता है। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आईआर स्क्वायर जो होता है वह विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी जो ए, सी और डी है यह सभी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। आप लोगों को हम प्रिज्म के बारे में बताए हैं कि कितने सतहों से घिरा होता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। 6 की 4 की 5 की 3। तो आप सभी लोगों को हम बताए हैं कि एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम आपको यह क्वेश्चन बहुत बार बताए होंगे। बताइए विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है 16 का ए नंबर ऑप्शन होगा कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। बताइए अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पुतली के द्वारा कि दृष्टि पटल के द्वारा कि पश्चिमाभि मांसपेशियों के द्वारा कि परितारिका के द्वारा। 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमाभि मांसपेशियों के द्वारा। 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। ठीक है, सल्फेट हाइड्रेट या फिर इसको हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसका अन्य नाम यानी कि दूसरा नाम क्या है? जिप्सम की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, विरंजक चूर्ण। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही दूसरा नाम है सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट। सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी बोल सकते हैं या फिर सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में। 19वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 पीएम, पीएम कहने का मतलब होता है पिकोमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 1 पीएम कितने मीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ध्यान रखिएगा 20वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि 1 पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10 के पावर -12 मीटर बराबर होता है 1 पिकोमीटर यानी कि 1 पीएम। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है OH। ठीक है, एथेनॉल का OH होता है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। मान लिया कि हम केमिस्ट्री में कोई भी अभिक्रिया करते हैं, तो उस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा उस पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है, तो बताइए। तो ध्यान रखिएगा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ठीक है, NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है।
निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है जिसको गोबर गैस भी बोला जाता है? तो बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, CH4। ठीक है, CH4 को ही मुख्यतः बायोगैस बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो CH4। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है जिसका संकेत K होता है? पोटेशियम का संकेत K होता है। पूछ रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है। जिस प्रकार से ऊपर में आपको बताया कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, यहाँ पर आपसे पोटेशियम के बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? आपको हम अम्ल बताए थे कि 2 प्रकार का होता है, एक दुर्बल अम्ल और दूसरा होता है प्रबल अम्ल। यहाँ पर आपसे दुर्बल अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है कि दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा CH3COOH दुर्बल अम्ल है। ठीक है, इन चारों में से CH3COOH दुर्बल अम्ल है। जबकि देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आप सभी लोगों के शरीर में रहता है, जिससे कि भोजन का पाचन होता है, या बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल है यानी कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अम्ल है। आप लोग के शरीर में तो जरूर रहता है, लेकिन यदि बाहर से आपके शरीर पर HCl का एक बूंद भी गिरा दिया जाए तो आपका शरीर जल जाएगा। मतलब शरीर नहीं जल जाएगा, लेकिन जहाँ पर एक बूंद गिराया जाएगा उस वहाँ पर का जो भाग रहेगा ना उसको जला देगा। इतना पावरफुल होता है HCl। लेकिन समझिए, अंदाजा लगाइए कि डेली आपके शरीर में 1 से 2 लीटर इसका निर्माण होता है, और यदि HCl का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होगा तो भोजन का पाचन ही नहीं होगा। समझ लीजिए कि HCl हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर आपसे दुर्बल अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है, तो 26 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि CH3COOH दुर्बल अम्ल है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है? कार्बन धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? तो ध्यान रखिएगा कार्बन अधातु है। ठीक है, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 28वां नंबर क्वेश्चन। तो 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत के सुचालक और विद्युत के कुचालक के बारे में हम आपको बताए हैं। सुचालक कहने का मतलब होता है जिसमें उष्मा या विद्युत आसानी से आर पार कर सके, वह सुचालक कहलाता है। और कुचालक के बारे में हम बताए हैं कि जिसमें उष्मा या फिर विद्युत आर पार न कर सके, उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, यानी कि कौन सा अधातु है जिससे कि उष्मा और विद्युत आर पार आसानी से पार कर सकता है? बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट आप सभी लोग देखे होंगे, जो पेंसिल में जो नोक रहता है ना, जिससे कि आप लोग लिखते हैं पेंसिल में, जो ब्लैक हल्का सा ब्लैक कलर का रहता है, ग्रे कलर का, तो वही जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। यदि आप पेंसिल के एक छोर को करंट में ठेकाइएगा और दूसरी छोर पर अपना हाथ रखिएगा तो आपको करंट मार देगा, कभी ऐसा मत करिएगा। चलिए तो ध्यान रखिएगा अधातु कौन सा सुचालक होता है विद्युत का? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी जिसको कि हम पीरियोडिक टेबल बोल रहे थे, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा इसमें 18 वर्ग होते हैं। 29 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। यदि 7 से कम या फिर 7 से अधिक होता है तो वह चाहे तो अम्ल होगा या फिर क्षार हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है CuO प्लस H2 से बनता है Cu प्लस H2O। पूछ रहा है कि इसमें किसका उपचयन होता है? यह जो अभिक्रिया दिया हुआ है, जो रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें किसका उपचयन होता है? बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा इसमें H2 का उपचयन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? संयोजकता यहाँ पूछा जा रहा है सोडियम का, तो ध्यान रखिएगा सोडियम का संयोजकता 1 होता है। 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है? यहाँ पर शून्य लिखा गया है लेकिन होगा कौन शून्य वर्ग का तत्व है? बताइए Ca है कि Br है कि He है कि Li है? बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा हीलियम यानी कि He, हीलियम का संकेत He होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो हीलियम है वो बस शून्य वर्ग का तत्व है। देखिए Ca किसका संकेत होता है? कैल्शियम का, Br ब्रोमीन का, Li लिथियम का, He हीलियम का। तो आप लोग संकेत थोड़ा याद कर लीजिएगा, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो यहाँ पर हीलियम हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। जल दिवस कब मनाया जाता है?
जल दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को कि 23 मार्च को कि 20 अप्रैल को कि 23 अप्रैल को? बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी लोगों को ध्यान होगा या फिर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जल दिवस 23 मार्च। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो उसमें ऊर्जा को ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में एटीपी बोला जाता है, एटीपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी है? ऊर्जा का वाहक कि ऊर्जा का सिक्का कि ऊर्जा का संग्राहक, इनमें से सभी? 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, एटीपी इनमें से सभी है। एटीपी ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? स्वपोषी पोषण के लिए इन चारों में से क्या आवश्यक होता है? तो ध्यान रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी आवश्यक होता है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए उपयुक्त सभी आवश्यक होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसके द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 38 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 39 नंबर क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो आपको हम बताए थे 2-3 वीडियो पहले ही कि शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका में होता है। 39 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 40 और सबसे लास्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है? वायुमंडल के निचले सतह में कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में कि वायुमंडल के मध्य सतह में, कि इनमें से कोई में नहीं? बताइए ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। 40 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। 40 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुल यही 40 क्वेश्चन था जो कि आपको विज्ञान के मॉडल सेट संख्या 7 में देखना था, जिसमें सारे क्वेश्चन हम आपको बताए। सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। दोबारा से आप लोग सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए आपको यह क्लास कैसा लगा, कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों का कितना सही हुआ? 40 नंबर का था टोटल, सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर का था। कितना नंबर आया आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने सारे भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।